वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 8। ब्रेकफास्ट के बाद रोज ने ब्लू को फ्लावर गार्डन चलने का इनवाइट दिया। उनके साथ रोज की असिस्टेंट मोदेंग भी थी। जब ब्लू ने गुलदस्ते की तारीफ की तो रोज हंस पड़ी और बोली कि रॉयल फैमिली में ट्रेंड लोगों के सामने उसका काम तो बच्चों जैसा ही लगता होगा। ब्लू ने बड़ी नरमी से जवाब दिया कि हर फूल की अपनी अलग खूबसूरती होती है। दोनों की बात सुनकर मोडाइंग ने हंसते हुए मजाक किया कि उनका बुके बहुत अच्छा लग रहा है और जब इतनी खूबसूरत लड़कियां फूल सजाएंगी तो बुके तो गॉर्जस ही बनेगा। कैथरीन मुस्कुराई। उसे महसूस हुआ कि फार्म पर इन लोगों के साथ वक्त बिताना हमेशा एक नया एक्सपीरियंस होता है जो उसे दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया देता है। वो सोचने लगी कि पहले कैसे वो ग्रेस पर पूरी तरह डिपेंड रहती थी और मैडलिन के पैलेस में उसे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ आम लोगों के बीच उसे पहली बार अपनापन और सच्चा कनेक्शन महसूस हो रहा था। रोज ने फिर कहा कि चलो ये बुके पीडिन को दिखाते हैं क्योंकि वही उसे नंबर दे सकती है। ब्लू ने मुस्कुराते हुए टीजिंग अंदाज में पूछा कि हमने इतनी तारीफ की, तब भी तुम्हें सिर्फ पीडिन की राय चाहिए। उसी वक्त रोज का ध्यान फ्लावर गार्डन के एक कोने की तरफ गया जहां वेयो खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वेयो पर पड़ी, वो पलटकर वहां से चली गई। कैथरीन ने भी उसे जाते हुए बस एक झलक भर देखा और एक पल को सोच में पड़ गई। क्या वेयो कुछ छुपा रही थी? थोड़ी देर बाद ब्लू ने रोज और मोरडेंग से विदा ली और बुके को हाथ में लिए क्वाइटली वहां से निकल गई। वही बुके जो उसने बड़े प्यार से सजाया था। रास्ते में उसने पीछे से वेयो को आवाज दी, लेकिन आवाज सुनकर भी वेयो ने अपने कदम नहीं रोके। उसे पता था कि ब्लू उसका पीछा कर रही है। रोज की नजर से बचने के लिए वेयो ने वहां से हटने का फैसला किया था, लेकिन जाते जाते उसने ब्लू की एक झलक देखी जो सुकून से मुस्कुरा रही थी। उस पल में ब्लू की वो मुस्कान वेयो को बेहद प्यारी लगी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उस हंसी को बचाए रखने की ताकत उसमें है, तो वो उसे हर कीमत पर बचाएगी। लेकिन ये बस एक मुस्कान थी, ना कोई उम्मीद और ना ही कोई सपना। उसी पल बिना उसकी तरफ देखे और बिना रुके वेयो ने कहा कि वो सुन रही है। प्रिंसेस ने सीधा सवाल किया कि अगर सुन रही हो, तो रुक क्यों नहीं रही? ब्लू की बात में जो सादगी थी, उसने वेयो को रोक दिया। कैथरीन तेजी से उसके सामने आ गई थी, जैसे इस बार कोई जवाब लिए बिना जाने का सवाल ही नहीं था। वेयो ने हल्के से पूछा कि क्या हुआ? प्रिंसेस ने एक्साइटेडली पूछा, उसे यह आइरिस बुके कैसा लगा? वेयो मुस्कुराई। ब्लू का अंदाज ऐसा था मानो हर जवाब पहले से तय हो। शायद उसके लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस थे, अच्छा, बहुत अच्छा और कमाल का। उसने कुछ देर प्रिंसेस को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत है। ब्लू ने हल्की शंका के साथ पूछा कि कहीं वो सिर्फ उसे खुश करने के लिए तो ऐसा नहीं कह रही। वेयो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, वो सच कह रही है, क्योंकि ब्लू और वो आइरिसेस दोनों ही सच में खूबसूरत थे, लेकिन दिल के लिए उतने ही खतरनाक भी। सीन चेंज होता है। हेनरी ने ग्रेस और हेलेना को बताया कि प्रिंसेस ब्लू अब भी जिंदा है क्योंकि उसे थाई पुलिस विमेन ने बचा लिया था। ये सुनकर हेलेना डर गई और कहा, अगर प्रिंसेस जिंदा है तो वो हमें कभी भी एक्सपोज कर सकती है। ग्रेस, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती। तुमने मुझे बचाया था, पर अब हम दोनों उसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। बेकार के डर में मत पड़ो। क्या तुम उस पावर को यूं ही जाने दोगी जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा चुकी हो? मान लिया कि वो जिंदा है, तो भी वो कर क्या लेगी? इसलिए ये फालतू डर छोड़ो और अपना काम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ग्रेस इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। फिर वो हेनरी की तरफ मुड़ी और पूछा कि वो इस मामले में क्या कर रहा है। अगर थाईलैंड की एजेंट्स प्रिंसेस को खत्म नहीं कर पाए, तो वो अपने लोगों को क्यों नहीं भेज रहा काम पूरा करने के लिए? हेनरी ने कहा, काश ये काम मैंने खुद किया होता। अगर मैडलिन के सोल्जर्स होते तो सब कुछ अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन ग्रेस, तुम भूल रही हो कि मैडलिन के सोल्जर्स अब भी किंग आर्थर और प्रिंसेस कैथरीन के लॉयल हैं, और अगर उसने मैडलिन के सोल्जर्स को ये काम करने भेजा तो सबको उनके प्लान के बारे में पता चल जाएगा।
ग्रेस ने गुस्से से पूछा, तो क्या अब तुम भी हेलेना की तरह पीछे हट रहे हो? जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही अब उसकी राह में आ रहे थे। लेकिन ग्रेस के लिए कोई भी रुकावट ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी। कोई भी उसे उसके मकसद से दूर नहीं कर सकता था। ये सुनकर हेनरी ने एक शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने उन्हें एक आखिरी मौका दिया है, प्रिंसेस और उस पुलिस वुमन को मारने का, और अगर इस बार वो फेल हुए तो मैं खुद ये काम पूरा करूंगा। ये सुनकर ग्रेस खुश हो गई और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, उम्मीद है इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ग्रेस को यकीन था कि अगर असैसिन्स फिर नाकाम रहे तो हेनरी खुद आगे आएगा और फिर ना किस्मत और ना ही कोई थाई बॉडीगार्ड प्रिंसेस को बचा पाएंगे। सीन चेंज होता है। आज प्रिंसेस कैथरीन, या कहें नकली प्रिंसेस, जापान चली गई है। जब वेयो ने ये बताया तो रोज ने फौरन पूछा कि क्या अब ब्लू की सिचुएशन सेफ मानी जा सकती है। लेकिन वेयो को अब भी भरोसा नहीं था। उसने बताया कि जिन लोगों ने ब्लू को मारने की कोशिश की थी वो 2 बार उसका सामना कर चुकी है, और उसे पूरा यकीन है कि वो लोग थाई थे जो शायद सिर्फ इस काम के लिए हायर किए गए थे। प्रिंसेस कैथरीन ने भी कहा कि वो वेयो से पूरी तरह सहमत है, लेकिन उसने ये भी समझाया कि मैडलिन के सारे लोग इस साजिश में शामिल नहीं हैं। अब भी बहुत से लॉयल गार्ड्स ऐसे हैं जो रॉयल फैमिली की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उनके दुश्मनों के पास ही ज्यादा पावर है। वेयो ने महसूस किया कि कैथरीन की बातें उसी की अपनी सोच को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। उनके पास अब तक ऐसा कोई प्लान नहीं था जिससे रिबल्स पर बढ़त मिल सके, जबकि रिबल्स के पास पहले से पावर है, एलाइज है और रॉयल सिंबल्स जैसे नेकलेस और क्राउन भी है, जिनसे उनकी झूठी पहचान और भी कन्विंसिंग लगती है। उधर असली प्रिंसेस कैथरीन बिल्कुल अकेली रह गई थी। अगर वो किसी तरह मैडलिन के सोल्जर्स से कांटेक्ट भी कर ले तो उन्हें सच्चाई समझाना और फिर किंग आर्थर तक मैसेज पहुंचाना बेहद मुश्किल है। वेयो ने यह भी सोचा कि रेबल्स को शायद अब पता चल गया होगा कि ब्लू जिंदा है। शायद इसी डर से उन्होंने जल्दी एक्शन लिया और कंट्री छोड़ दी। उन्हें ये डर रहा होगा कि कहीं ब्लू किसी को मैसेज न भेज दे। अब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। थाईलैंड में मैडलिन का कोई भी भरोसेमंद इंसान नहीं बचा था, और जिन ऑफिसर्स या सबॉर्डिनेट्स पर कभी भरोसा था उनसे अब हेल्प मांगना भी मुमकिन नहीं था। रोज ने भी टेंशन में कहा कि उनके पास सिर्फ कुछ लोग हैं और सामने पूरी तरह से आर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिबेल्स हैं। ऐसे में उनका सामना कैसे किया जा सकता है? प्रिंसेस ने अफसोस जताया कि उन्होंने रोज को इस सब में खींच लिया, लेकिन रोज ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा सोचो भी मत। वो कैथरीन से नाराज नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिन्होंने उसे हर्ट करने की कोशिश की। उसने कहा, काश वो उसके लिए और कुछ कर पाती। कैथरीन ने दिल से रोज का शुक्रिया अदा किया, ये मानते हुए कि उन्हें और वेयो को शेल्टर देना ही इस वक्त बहुत बड़ी मदद थी। लेकिन साथ ही उसे याद रहा कि प्लान के मुताबिक उन्हें कुछ ही दिनों में चियांगराई छोड़ना होगा ताकि सबकी सेफ्टी बनी रहे। इसी बीच वेयो को याद आया कि पीडिन अब तक लंच के लिए वापस नहीं आई थी। उसने रोज से पूछा कि वो कहाँ गई है। रोज ने बताया उसे ठीक से कुछ पता नहीं, बस इतना देखा था कि उन्होंने एक कॉल उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिला। वेयो ने सजेस्ट किया कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। फिर पूछा कि प्रिंसेस को भूख लगी है क्या। कैथरीन ने कहा कि वो इंतजार कर सकती है। तभी पीडिन की कार की आवाज सुनाई दी। वेयो ने घर के एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां रोज अपनी वाइफ को वेलकम करने के लिए बाहर निकल चुकी थी। फिर उसकी नजर कैथरीन पर गई, जो बिल्कुल शांत थी और सभी के साथ लंच का इंतजार कर रही थी। वेयो ने प्रिंसेस के एक्सप्रेशंस को गौर से देखा, जैसे वो ये समझना चाहती हो कि रेबल्स के कंट्री छोड़ने की खबर सुनकर उसके मन में क्या चल रहा है। फिर उसने धीरे से पूछा, ब्लू, क्या तुम परेशान हो? प्रिंसेस ने सीधे कहा कि अगर वो बोले कि नहीं तो वो झूठ होगा। वेयो ने भी सच बताया कि वो खुद भी परेशान है। कैथरीन ने तुरंत पूछा कि किस बात से? वेयो ने थोड़े अफसोस के साथ कहा कि वो पूरी कोशिश कर रही है कैथरीन को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन डर यही है कि शायद अब तक वो उतना नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए था। प्रिंसेस ने उसे रोका और कहा कि ऐसा मत कहो। उसने कहा कि वो वेयो की कोशिशों के लिए बहुत शुक्रगुजार है और उसकी सच्चाई को महसूस कर सकती है। कैथरीन ने जेन्युइनली माना कि वेयो ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो काबिले तारीफ है।
खासकर तब जब उसका मैडलिन से कोई निजी कनेक्शन नहीं था। थाईलैंड का उस देश से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी एक पुलिस ऑफिसर का उसके लिए इतना कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। वेयो ने जैसे ही अपने डैड को पीडिन के साथ आते देखा, वो चौंक गई और पूछा कि आप यहाँ कैसे? लेकिन वटित ने पलटकर उससे सवाल किया, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेयो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने सामने खड़े पापा को देखती रही, जो सीधे चांगराय पहुंच गए थे। पीडीन ने हल्के से सिर हिलाकर वेयो को इशारा किया, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो कि अब जो बातचीत होने वाली है वो आसान नहीं होगी। वेयो ने पूरे हालात अपने पापा को समझाए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी शक की झलक थी। तब वेयो ने शांत स्वर में कहा कि वो ये नहीं कह रही कि उन्हें उस पर यकीन करना ही होगा, लेकिन उसने जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। वटित को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। क्या वेयो चाहती थी कि वो मान ले कि असली प्रिंसेस कैथरीन यही है, और जो लड़की थाईलैंड से अभी गई थी वो एक रिबेल थी? वेयो ने बिना झिझक कहा कि जी हाँ, और अगर चाहें तो वो पीडिन से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। वटित कुछ देर सोचता रहा। वो सिर्फ एक पुलिस कमांडर नहीं था, एक पिता भी था। कहानी सच हो सकती थी, लेकिन हालात इतने उलझे हुए थे कि यकीन करना मुश्किल था। फिर उसने वेयो से पूछा कि अगर ये सब सच है तो अब वो करना क्या चाहती है? क्या वो अपना फ्यूचर और पुलिस करियर ऐसे ही छोड़ देगी? वेयो ने सीधा जवाब दिया कि उन्होंने ही तो कहा था कि उसे प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करनी है, और अब वही उसे पीछे हटने को कह रहे हैं। वटित ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐसा है तो अब वो उसे आदेश दे रहे हैं, इस मैटर से खुद को अलग कर ले, और अगर उसने जो भी कहा है सच है तो वो खुद मैडलिन से कांटेक्ट करेगा। वेयो ने उसी फर्मनेस से जवाब दिया कि ऐसा करके वो प्रिंसेस को खतरे में डाल देंगे, और अब वो उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वटित ने चिंता से कहा कि इस मिशन में उसकी जान खतरे में है। वो उसकी इकलौती बेटी है और वो उसे खो नहीं सकता। वेयो कुछ कहने ही वाली थी कि पीडिन ने बात संभाल ली। उसने कामली समझाया कि अंकल वटित की बात में लॉजिक है। उसे पता है कि वेयो ब्लू को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती। जैसे अंकल वेयो की सेफ्टी चाहते हैं, वैसे ही वो खुद भी चाहती है कि वेयो सेफ रहे। लेकिन ये सारी बातें वेयो के फैसले को नहीं बदल पाई। उसने साफ कह दिया कि उसने प्रिंसेस की मदद करने का प्रॉमिस किया है, और अगर इसके लिए उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी तो भी वो पीछे नहीं हटेगी। साथ ही उसने वटित से एक रिक्वेस्ट की कि वो खुद को इस मामले में खतरे में न डाले। कुछ देर बाद प्रिंसेस खुद वटित से मिलने आई और पूछा कि क्या वो वेयो के पापा हैं। वटित ने जवाब दिया कि हाँ, वो पुलिस कमांडर वटित है और वेयो उसकी बेटी है। कैथरीन ने गंभीरता से कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। वेयो तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। वटित ने हल्का सिर हिलाया और नरम स्वर में कहा कि ये किसी की गलती नहीं है, ना उनकी, ना कैथरीन की। ये सब मैडलिन की पॉलिटिक्स और गलत भरोसे का नतीजा है। प्रिंसेस ने शांति से अपनी बात रखी। वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती थी। वो बस ये समझाना चाहती थी कि ऐसा कैसे हुआ। ग्रेस ने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया था, लेकिन कैथरीन वेयो की शुक्रगुजार थी कि उसने उस रात उसकी जान बचा ली। वटित ने एक पिता की तरह कहा कि ये बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन सबसे पहले वो एक पिता है। वो अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आज से प्रिंसेस की सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है। वो खुद मैडलिन से कांटेक्ट करेगा, लेकिन वेयो अब इस डेंजरस मिशन से दूर रहेगी। उसे उम्मीद थी कि प्रिंसेस उसकी बात समझेगी। कैथरीन ने सिर हिलाया और कहा कि वो समझती है और वो भी यही चाहती है। अगर कोई रास्ता होता जिससे वेयो सेफ रह सकती तो वो भी वही चुनती। वटित ने थके हुए स्वर में कहा कि उसकी एक ही बेटी है और अब वो सब कुछ खो चुकी है, अपनी जॉब, अपनी पोजीशन, लेकिन ये सब उसकी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। उन्होंने कैथरीन से कहा कि प्रिंसेस को अब खुद उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब वेयो किसी की नहीं सुन रही। कैथरीन ने धीरे से वादा किया कि वो वेयो से खुद बात करेगी। सीन चेंज होता है। वेयो ने प्रिंसेस कैथरीन से पूछा कि क्या वो उससे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले कैथरीन ने उसे बुलाया था और अब फ्लावर गार्डन की ओर ले जा रही थी। वेयो को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसे अंदाजा था कि बात शायद आइरिस फ्लावर्स तक जाएगी। और वही हुआ जब उसने देखा कि कैथरीन वहीं रुक गई थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वेयो ने फिर पूछा कि क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है? इस पर
प्रिंसेस ने कहा कि वो अब तक के लिए वेयो को थैंक यू कहना चाहती है। वेयो को ये सडन थैंक्स समझ नहीं आया। उसने याद दिलाया कि वो पहले ही कह चुकी है कि कैथरीन की प्रोटेक्शन उसके लिए खुशी की बात है और उसने उससे प्रॉमिस भी किया है। कैथरीन ने कहा कि वो प्रोटेक्शन के लिए थैंकफुल है, लेकिन अब से उसे वेयो की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। ये कहकर उसने चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वेयो उसे सीरियसली देख रही थी और उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। वो अब उलझन में थी, क्योंकि जिसने कभी उससे मदद मांगी थी, वो अब उसकी प्रोटेक्शन क्यों ठुकरा रही है। चाहे वटित ने कुछ कहा हो या नहीं, कैथरीन को समझ आ चुका था कि चीजें अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस होने वाली हैं। इसलिए वो चाहती थी कि वेयो उसकी प्रॉब्लम्स से दूर ही रहे, ताकि वो सेफ रह सके। कैथरीन ने नजरें चुराते हुए कहा कि बस उसे इतना ही कहना था। वेयो को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है? क्या ये सब उसके पापा के दबाव में हो रहा है? क्या कैथरीन को मजबूर किया गया है? उसने रिक्वेस्ट किया कि ब्लू सच बताए, क्योंकि वो सब ठीक कर सकती है। प्रिंसेस ने जवाब दिया कि क्या वेयो को सच में लगता है कि कोई प्रिंसेस को किसी चीज के लिए मजबूर कर सकता है? उसने साफ कहा कि ये उसका अपना डिसीजन है। वेयो ने कहा कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानती थी कि प्रिंसेस खुद ऐसा कभी नहीं कह सकती। कैथरीन ने सख्ती से कहा कि ये सब बिल्कुल सच है। अब से उसे सिर्फ वटित की हेल्प चाहिए और उसे पूरा भरोसा है कि वटित सब संभाल सकते हैं। इसलिए अब उसे वेयो की जरूरत नहीं। वेयो अपना रास्ता चुने और वो अपना। वेयो ने कोशिश की बात को संभालने की। उसने याद दिलाया कि हेल्प तो कैथरीन ने ही मांगी थी और उसी ने उसे अपना प्रोटेक्टर बनाया था। लेकिन कैथरीन ने कहा कि वो सब उस वक्त की बात थी जब वो वटित से नहीं मिली थी। अब उसके पास कोई ऐसा है जो उसे बेटर प्रोटेक्ट कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है। अब उसे वेयो की जरूरत नहीं। अब उसकी जिंदगी में वेयो की कोई जगह नहीं है। प्रिंसेस की कठोर और बेरहम बातों ने वेयो को पूरी तरह तोड़ दिया। जो कुछ भी उसने अब तक कैथरीन की सेफ्टी के लिए किया था, वो सब बेकार लगने लगा। ये रिजेक्शन उसके दिल में गहराई तक उतर गया। वहां से जाने से पहले वेयो ने बस इतना कहा कि वो उम्मीद करती है कि मिस ब्लू सुरक्षित रहे और रेबल्स का सामना पूरे कॉन्फिडेंस से कर सके। सीन चेंज होता है। रोज ने कहा, जब प्रिंसेस वापस मैडलिन पैलेस लौटे तो अपने इस दोस्त को याद जरूर करे। कैथरीन ने डिन और रोज से कहा कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगी और उनकी हेल्प के लिए थैंक्स कहा। बैंकॉक के लिए विदा करते वक्त अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स भी उनके साथ थे, जिन्हें वटित ने उसकी सेफ्टी के लिए तैयार किया था। पूरी जर्नी सीक्रेट तरीके से होने वाली थी, ऐसे रास्तों से जो आम तौर पर किसी की नजर में नहीं आते। रोज ने जब पी डीन से पूछा कि क्या वेयो सच में मिस ब्लू से मिलने नहीं आएगी, तो डीन ने जवाब दिया कि वेयो अब तक मिली नहीं। फार्म में आज सुबह से किसी ने उसे नहीं देखा। रोज ने जब कहा कि वो किसी को भेजकर वेयो को बुला लाएगी, तो प्रिंसेस ने बात काटते हुए कहा कि जरूरत नहीं है, हमें अब निकलना चाहिए। कैथरीन के चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन था। शायद अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो वेयो का सामना कर सके। भले ही उसने ये सब वेयो की सेफ्टी के लिए किया हो, लेकिन अगर वो इतनी बेरहमी से बिहेव न करती, तो शायद वेयो को इतनी तकलीफ नहीं होती। धीरे से सिर हिलाते हुए कैथरीन वटित के साथ कार की तरफ बढ़ी। बैठने से ठीक पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर रोज और डिन को देखा, जो दूरी के साथ छोटे होते जा रहे थे। जाते जाते उसकी नजर एक बार फिर फार्म पर ठहर गई। शायद मन के किसी कोने में अब भी ये उम्मीद थी कि कोई उसे विदा करने आएगा या कोई अब भी कहीं उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन साफ था कि वो इंसान सच में उसकी जिंदगी से जा चुका था, ठीक वैसे जैसे कि उसने कहा था।